हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई लिखाई एकदम मस्त रूप से चल रही होगी। तो चलिए आज हम देखते हैं, ये क्रैश कोर्स की तरह टॉपिक है और इसमें हम 40 क्वेश्चंस ऑफ फिज़िक्स देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए। और मैं आपको 40 क्वेश्चंस की सारी सीरीज़ कराऊंगा और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ऐसे हम लोग मैथ फिजिक्स सभी के क्रैश कोर्स की तरह टॉपिक्स देख लेंगे। उसके बाद आपका 10-15 दिन में एग्ज़ाम होने वाला, आप जाइएगा इन्हीं वीडियोस को 2-3 बार रिवाइज करके देख लीजिए, आपके 40 में से 30 क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे। चलो प्रिपेयर करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी के मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताते चलूँगा, आप उसको नोट करते चलिएगा। देखो, मैंने आपको डिमेंशनल एनालिसिस पूरी तरह से पढ़ा दिया है, प्ले लिस्ट में उसकी सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम इसमें क्वेश्चंस करते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनको आराम से समझिएगा। एक बार स्लो भी देख लीजिए, उसके बाद आप इंटू 1.5 जो यूट्यूब में ऑप्शन होता है करके देख लीजिए, आपको सारी की सारी टॉपिक आराम से आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है और ये रिलेटेड है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स। पूछ रहा है कि आवेग की तरह बीमा किसकी है, यानी डायमेंशन किसका सेम होता है। तो मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ाया था किन किन क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम होती हैं। एक वीडियो सेपरेट रूप से प्लेलिस्ट पे पढ़िए, आप जाके देख लीजिए ताकि डायमेंशन से आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ध्यान रखिए, आपको एक क्वेश्चन डायमेंशन का ज़रूर देखने को मिलेगा पेपर में। जो इसका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था इम्पल्स और मोमेंटम दोनों को जो क्या कहते हैं डायमेंशन फार्मूला होता है सेम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर्स आर द सेम एट। पूछ रहा है कि जो हमारा सेंटीग्रेड है और जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है वो कितने डिग्री पे सेम होता है। तो अगर आप फार्मूला लगा के, फार्मूला कहता है F-32/9 इज़ इक्वल टू C/5, ये फार्मूला होता है। और इसको आप लगाकर जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि -40 डिग्री C ये इक्वल होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ओके, चलिए तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, डी यानी कि फोर्थ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है। सबको पता है ध्वनि प्रदूषण की इकाई डेसिबल होती है। ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में नापते हैं। जैसे कि हम लोग दूरियों को मीटर सेंटीमीटर में, ठीक है, दूध आप लेने जाते हैं लीटर में मापते हैं, इसीलिए और क्या कहते हैं ध्वनि प्रदूषण है यानी कि नॉइज़ पोल्यूशन है, उसको मापने के लिए हम डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, डेसिबल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन कि इनमें से किसकी डायमेंशन सेम है। देखो मैंने आपको कितनी बार पढ़ा रखा है डायमेंशनल एनालिसिस में कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डायमेंशन पढ़ के जाए। बहुत सारे क्वेश्चन इससे देखने को आते हैं, आपको अच्छे तरीके से करने से आ जाएंगे। तो प्रीवियस वीडियोस आप देख लीजिए, या नहीं तो एक क्वेश्चन आपका कम से कम छूटेगा क्योंकि आने वाला है। वर्क पावर का सेम नहीं होता, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेम नहीं होता, वर्क एंड टॉर्क का सेम होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, निकाल के दिखा दूँ इसको। चलो निकाल के इसको दिखा देता हूँ कैसे सेम होता है। वर्क बताइए क्या होता है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स की बीमा मैंने आपको रटाई थी डायमेंशन MLT-2 इंटू डी की क्या होती है एल, तो ये हो जाएगा ML2T-2। ये होगी फोर्स की डायमेंशन। और दुनिया की किसी भी प्रकार की एनर्जी की डायमेंशन भी यही होती है, चाहे इंटरनल पूछे चाहे काइनेटिक पूछे, कुछ भी आप यही लगा के आएंगे, ठीक। क्योंकि वर्क एनर्जी में, एनर्जी वर्क में कन्वर्टिबल होता है। किसने बताया था, आइंस्टीन ने। कैसे बताया था, E इज इक्वल टू MC² के इक्वेशन से। ये वर्क की डायमेंशन होगी क्या, ML2T-2। अब हम लोग टॉर्क की देखते हैं। टॉर्क की डायमेंशन, टॉर्क क्या होता है भैया, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या होता है MLT-2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा L, मल्टीप्लाई करेंगे ML2T-2। ओके, कोई दिक्कत। चलो ये भी हो गया आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y इज इक्वल टू MT+c द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है
अब देखो ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही पेपर में रखा मिल सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये कह क्या रहा है, उसके बाद इसका ऑप्शन देखेंगे। देखो आपको एक इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू एम टी प्लस में c, ठीक, और ये y यहाँ पे क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, ठीक, और t क्या है यहाँ पे, ये t हमारा है टाइम, और कह रहा है कि क्या रिलेशन होगा। तो देखिए ये है y आपका, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो मैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो लिखूंगा डी वाई बाई डी टी। अब ये क्या हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया, क्योंकि वेलोसिटी थी उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो एक्सेलरेशन बन गया। इसका करेंगे तो t का 1 हो जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में, और यहाँ m बचेगा प्लस में 0 c का। m क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि जो एक्सेलरेशन निकल के आया कांस्टेंट। तो देखो किसी ऑप्शन में ये दिया होगा कि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो दिया हुआ है ना यहाँ पे, देखो कांस्टेंट वेलोसिटी नो, कांस्टेंट स्पीड नो, कांस्टेंट एक्सीलरेशन यस। ओके, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हाँ, तो 7th क्वेश्चन जो है, सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी के पहियों की गति का उदाहरण जो है वो क्या है। तो देखो जब बैलगाड़ी चलती है सड़क पे, एक मिनट, बैलगाड़ी चलती है सड़क पे, सपोज दैट उसके पहिए हैं, ठीक, ब्लॉक कार्ट के ये पहिए हैं आपके छोटे छोटे से। तो जब रेलगाड़ी चलती है तो कह रहा है कि ये कौन सा मोशन होता है। तो देखो ये पहिया घूमेगा, ये तो सबको पता है, और ये पहिया आगे भी जाएगा, ये भी सबको पता है। तो इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी, जो आगे की ओर जाते हैं, ओके, और जो घूमते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रोटेटरी। तो ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 8th क्वेश्चन है, एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती हो तो इसका त्वरण है। कहा कि दूरी तय करती है यानी x, और ये प्रोपोर्शनल है किसके, समय के वर्ग के यानी स्क्वायर के। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो ये आपको बनेगा वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ 2t। फिर उसके बाद क्या करेंगे, त्वरण पूछा है ना, तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा d2x ओवर dt स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा केवल 2। तो आपको पता है एक्सेलरेशन 2 निकल के आया यानी कांस्टेंट, तो वही ऑप्शन कांस्टेंट वाला आप लगा देंगे। इंक्रीजिंग नो, गलत है ये, डिक्रीजिंग नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जीरो बिल्कुल नहीं, कांस्टेंट, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। कुछ नहीं करना है यार, आपको एक क्वेश्चन बनानी थी। देखो क्या दिया था, एक वस्तु है इतनी दूरी तय करती है, माना x दूरी तय करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा था टाइम के स्क्वायर के। डिफरेंशिएट किया, जब x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी और इधर को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो 2t मिलेगा, डिफरेंशिएशन आता है ना सबको। और v को एक्सेलरेशन करेंगे अगर इसको डिफरेंशिएट तो मिलेगा, और यहाँ पे करेंगे तो 2, यानी एक्सेलरेशन 2 निकल के आया जो कि कॉन्स्टेंट है। ओके, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होता है। चलो तो हमारा ऑप्शन क्या होते हैं, वेलोसिटी बाई, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है, फोर्स में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है, एंगुलर मोमेंटम भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है हमारा वी, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा इसमें, डी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, ये तो रिपीट हो, वेक्टर क्वांटिटी, हाँ चलो रिपीट नहीं हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। देखो वेलोसिटी मैंने बताया वेक्टर है, टॉर्क वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। बचा क्या, बचा यहाँ पे आपका स्पीड, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। स्पीड जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11th क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट स्पीड, यानी कि एक समान गति वाला पिंड, एक समान गति वाला पिंड, देखिए क्या दिया है, क्या दिया है, वेलोसिटी कांस्टेंट दिए। एक समान गति का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी, और यहाँ कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है जीरो, डी वी बाई डी टी एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन निकल के जीरो आ गया, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सी हो जाता है, आल्सो एज कांस्टेंट वेलोसिटी नो,
इज ऑलवेज एक्सीलरेटेड, नो, माइट बी एक्सीलरेटेड, नो, इज नॉट एक्सीलरेटेड, यस। ओके, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो गया। कौन सा? ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 क्वेश्चन, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। पहला गति का नियम न्यूटन का क्या था? पहला गति का नियम क्या था बताओ? पहला गति का नियम न्यूटन का था फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये है मॉडर्न डिफिनेशन, जो लोग पढ़े हैं ठीक है, नहीं पढ़े हैं रट लें। एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बटे डेल्टा टी होता है, ठीक। ओके, तो उन्होंने क्या कहा था कि जो मोमेंटम है वो चेंज जब होता है तो वो फोर्स का रूप ले लेता है, या वाट एवर, जो मैं आपको पूरी टॉपिक समझा नहीं सकता क्योंकि आपका पेपर बहुत नज़दीक है। आप ऐसे रट लीजिए इसको, पहले पेपर क्लियर कर लीजिए, उसके बाद पढ़ लीजिएगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 क्वेश्चन, अ पर्सन इज़ हर्ट ऑन किकिंग अ स्टोन ड्यू टू, यानी पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगती है, इसका रीज़न क्या है? भैया इनर्सिया है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे पत्थर रखा था, यहाँ पे एक लड़का आया दुष्ट सा, ओके, और ये पैर से इसको धक्का मार रहा है, इस पत्थर को, बड़े भारी पत्थर को धक्का मार रहा है। अब इसको धक्का मारोगे तो इनको लगेगी चोट। क्यों लगेगी? क्योंकि पत्थर अपनी जगह से हिलना नहीं चाह रहा था, ड्यू टू इनर्सिया, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है रेस्ट में रहता है, जो मोशन में रहता है, ठीक है, वही इनर्सिया है। तो ये अपनी जगह से हिलना नहीं चाह रहा था, फिर भी ये ज़बरदस्ती हिला रहे थे, तो क्या होगा? चोटी तो लगेगी। ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? सबको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप रट के जाइएगा। पूछ लेते हैं बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम किस पे आधारित है? बर्नौली थ्योरम किस पे आधारित है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ध्यान रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। मैं रटा रहा हूँ आपको, 3 चीज़ें रट लीजिए, इसमें से भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में आना है। पहला मैंने क्या बताया? बर्नौली। बर्नौली थ्योरम किस पे आधारित है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा मैंने क्या बताया? ठीक है, लेंज लॉ। लेंज लॉ ये किस पे आधारित है? ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही आधारित है। अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा तो वहाँ आप उसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए कि रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 15 क्वेश्चन, अ बुलेट ऑफ मास m एंड वेलोसिटी a इज फायर्ड इनटू ए लार्ज ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास m, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम h, यानी कि द्रव्यमान m और वेग a की एक गोली द्रव्यमान कैपिटल M के लकड़ी के बड़े ब्लॉक में दागी जाती है, तो सिस्टम का अंतिम वेग क्या होगा? अंतिम वेग निकालना है ना, ठीक है। पूछ रहा है कि द्रव्यमान m और वेग a की एक गोली द्रव्यमान कैपिटल M के लकड़ी के बड़े ब्लॉक में दागी जाती है। सपोज दैट लकड़ी का ब्लॉक यह था, बड़ा वाला, ठीक है, जिसका मास कैपिटल M था। अब इसमें हम दागेंगे क्या? m मास और a वेलोसिटी के साथ, ठीक है, एक गोली को। तो आपको निकालनी है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, किसकी? ये पूरे मास की, सिस्टम की। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दीजिए, P1 इज इक्वल टू P2। P1 क्या हो जाएगा? m टाइम्स से मास इंटू वेलोसिटी, और P2 क्या हो जाएगा? कैपिटल M टाइम्स v। इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं, तो सिस्टम की वेलोसिटी को, ठीक है। तो आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? जब कंबाइन रूप से चलेंगे तो जो आपका मास होगा m प्लस m हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ पाए ना? देखो मैं बताता हूँ। कह रहा है यहाँ से मैंने एक गोली को हिट किया, सपोज दैट ये गोली जाके इसमें, अब इसमें धंस गई, अटैच हो गई। अब ये सिस्टम पूरी तरह से चल रहा है, तो पूछ रहा है सिस्टम की वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, सिस्टम का वेग कितना होगा। तो देखो टोटल मास आपका कितना हो गया? स्मॉल m मास हो गया इस गोली का प्लस बुलेट का, उसके बाद कैपिटल M मास हो गया जिस बॉडी में जाके घुसी है, ठीक है। अब क्या होगा? अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। इनिशियल आपके पास मास m था और वेलोसिटी a थी, फाइनल आपके पास मास m प्लस m हो गया है और वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ma अपॉन m प्लस m, ma अपॉन m प्लस m, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। ठीक, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 क्वेश्चन, किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए? अब देखो, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। कभी आप कुल्हाड़ी को उठाइए और कुल्हाड़ी को जो सबसे लास्ट एंड पॉइंट होता है उस पर पकड़ के उठाएंगे तो उठा नहीं पाएंगे। रीज़न, टॉर्क बहुत भयंकर रूप से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। टॉर्क जो है वो आपको फोर्स लगाने से अपोज कर रहा है। जैसे जो दूरी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। दूरी बढ़ने से क्या होगा? फोर्स ज़्यादा लगेगा। टॉर्क क्या होता है? फोर्स ही तो होता है, और टॉर्क इज इक्वल टू होता क्या है?
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आप लेंगे कुल्हाड़ी का वो ज़्यादा ले लेंगे तो फोर्स जो है आपका वो बहुत ही ज़्यादा लगने लगेगा। ओके, कहने का मतलब है आप उसको उठा नहीं पाएंगे जल्दी से। तो कुंडी में जो है वो क्या कहते हैं, पूछा किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाना चाहिए, तो नियर द हिंज यानी कब्जों के पास बिल्कुल नहीं, नहीं तो बिल्कुल नहीं खुल पाएगा। आप ट्राई करके देखिएगा। इन द मिडल बीच में, हाँ बीच में अगर हम लगा देते हैं तो आसानी से दरवाज़ा खोल ले जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 17, अ पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद कॉन्स्टेंट स्पीड v along a circle of radius r, the acceleration of the particle is। कह रहा है कोई कण एक समान वृत्तीय गति में एक समान चाल v से रेडियन r के वृत्त के समांतर घूम रहा है, उस कण का त्वरण। देखो उस कण का त्वरण क्या होगा, सबको पता है कि जब कोई सर्कल में कोई पार्टिकल मोशन करता है, सर्किल में कोई पार्टिकल मोशन करता है तो उसके पास एक एक्सेलरेशन हमेशा होता है, और वो एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो होता क्या है v²/r। चलो तो ये हो जाएगा आपका v²/r। 18 क्वेश्चन, रेलवे ट्रैक्स आर बैंक्ड ऑन कर्व सो दैट, यानी वक्रों पर रेलवे ट्रैक के किनारे बंधे हुए क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स उनको प्रोवाइड हो पाए, ठीक है, और उनका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ट्रैक, जिसमें ट्रैक के कारण सामान्य प्रतिक्रिया के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्रीय बल प्राप्त हो सके। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक CSL यूनिट इज इक्वल टू, CSL यूनिट इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन। देखो एक CSL यूनिट, CSL यूनिट किसके इक्वल होता है, 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन। ओके, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ विंड, याद रखिए अनिमोमीटर कहते हैं इसको, पवन वेग मापी, हिंदी में लिखा आएगा तो समझ जाएंगे। वायु के बल और वेग को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है अनिमोमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई होता है और इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है वेबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के एसआई यूनिट का सिंबल क्या होता है, अब इसमें कंफ्यूज कर दिया ना आपको, तो सॉलिड एंगल क्या होता है, एस्टे रेडियन। ठीक, तो स्टे से मैंने ले लिया एस और रेडियन से ले लिया आर, तो बन गया एस आर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पार्सेक इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में हो सकता है इस बार आ जाए। पार्सेक इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, पार्सेक किसकी इकाई है, तो सॉरी पार्सेक हमारी दूरी की इकाई होती है। ओके, दूरी का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस की इकाई होती है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस खगोलीय दूरियों मापने के लिए। और पार्सेक होता क्या है, अगर मैं 1 पार्सेक की बात करूं तो ये होता है 3.26 ऑफ लाइट ईयर। समझे आप, एक लाइट ईयर क्या होता है, किसी प्रकाश के द्वारा जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड चलता है, उसके द्वारा एक साल में तय की गई दूरी 1 लाइट ईयर कहलाती है, और उसको हम जब 3.5 से लगभग मल्टीप्लाई करा देते हैं तब एक पार्सेक होता है। यानी दूरी का सबसे बड़ा दुनिया का मात्रा अगर आपसे कोई पूछे तो वो पार्सेक आप लगा सकते हैं एक महीने में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। 24 क्वेश्चन, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, रोज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्या होता है, कैपिटल एम, ओके, और वी क्या होता है, एल क्यूब। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ml-3t0, ml-3t0, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक माइक्रोन किसके इक्वल होता है, ध्यान रखिए, एक माइक्रोन, माइक्रोन ये होता है 10⁻⁻6। एक पिको ये होता है 10⁻12। ठीक है, एक नैनो, याद रखिए इसमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ये होता है 10⁻⁹। नैनो में 9 माइनस का, पिको में 12 माइनस का, और माइक्रो में -6। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका इसका सी सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ नॉइस पोल्यूशन। डेसिबल हम लोग ने पहले पढ़ रखा है। चलो टेस्ला चुंबकीय किसका यूनिट है, टेस्ला, टेस्ला जो है हमारा चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट है। ठीक है, इसे वेबर पर मीटर भी
कहते हैं, देखो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, ठीक है, वो होता है 5/A, ठीक है, क्योंकि 5 = B होता है, तो ये होता है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग टेस्ला कहते हैं। ओके, तो टेस्ला किसका यूनिट है? चुंबकीय क्षेत्र का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, रॉकेट किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? रॉकेट किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर वर्क करता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर किसकी इकाई है? फोकल लेंथ की, एक मिनट, ये पावर ऑफ लेंस की इकाई है, क्षमता की। पावर ऑफ लेंस क्या होती है? 1/f, और इसी को हम क्या बोलते हैं? डायोप्टर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, दूध को मथने से क्रीम से के अलग हो जाने का कारण है, व्हेन मिल्क इज टर्न द क्रीम सेपरेट फ्रॉम इट ड्यू टू, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन। क्या कहा है? ए बॉम्ब एट रेट एक्सप्लोज्ड इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ टिनी फ्रेगमेंट्स, द टोटल मोमेंटम ऑफ टिनी फ्रेगमेंट्स, द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल द फ्रेगमेंट्स। देखो, कह रहा है कि आपके पास एक बॉम्ब था, ठीक है, एक्सप्लोज हो गया, फट गया, और आपको खूब सारे टुकड़े में ये टूट गया। कोई टुकड़ा इधर गया, कोई टुकड़ा इधर गया, कोई टुकड़ा इधर गया, कोई टुकड़ा इधर गया, कोई इधर गया। तो कह रहा है नेट मोमेंटम कितना होगा। अब देखो, मान लो मैं कोई नई स्क्रिप्ट पे समझाता हूँ। देखो, मान लो आपके पास एक बड़ा सा टुकड़ा था ये बॉम्ब का, ठीक है, अब ये टूट गया, एक मिनट, टूट गया, और टूटने के बाद ये सपोज दैट कई सारे टुकड़े में बट गया, ये इधर गया, ये इधर गया। तो कहने का मतलब है जो छोटा टुकड़ा होगा वो जो बड़ा टुकड़ा होगा, मान लो इससे एक टुकड़ा टूटा यहाँ से और एक टुकड़ा टूटा यहाँ से, तो इन सबके मोमेंटम अपोजिट एंड इक्वल होंगे, क्योंकि जिसका मास कम होगा वो तेज़ी से टूट के बाहर जाएगा, तो उसकी मास इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब सपोज दैट 6 मीटर पर सेकंड से कोई टुकड़ा भागा और उसका मास था 5, तो 6×5 = 30 हो गया। इसी प्रकार से मान लो कि किसी का वेलोसिटी 5 था लेकिन वो टुकड़ा 6 का था, तो 5×6 = 30 इससे भी हो गया। यानी कि कुल मिला के मोमेंटम कांस्टेंट है, अपोजिट एंड इक्वल है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आपका 0 आ जाएगा। ओके, तो हम लोग 32 पे थे, एक मिनट। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा 32 क्वेश्चन है, अ पायलट हैज़ टू रिलीज द बॉम्ब टू हिट ए टारगेट। अगर कोई पायलट है उसे टारगेट को हिट करना है नीचे, सपोज दैट यहाँ पे एक एरोप्लेन ऐसे उड़ता हुआ जा रहा है, यहाँ पे एक पायलट बैठा हुआ है, और इसको इस टारगेट को यहाँ पे जो खड़ा है हिट करना है। तो एरोप्लेन सपोज 500 km/h की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर सपोज दैट इसको हिट करना है टारगेट को, तो भाई यहीं पे आप बॉम्ब को छोड़ दीजिए, ताकि ये बॉम्ब जो है इसको भी वेलोसिटी 500 km/h की रहेगी। तभी तो ये जाकर ये इसको छोड़ने के बाद जब ये ऐसे निकल जाएगा, तो ये बॉम्ब भी इसी वेलोसिटी से जाके इसे हिट करेगा। यानी कि लक्ष्य से पहले हमको बॉम्ब को छोड़ना पड़ेगा। तो लक्ष्य से परे, लक्ष्य के ठीक ऊपर, लक्ष्य से परे, बिफोर द टारगेट। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। इनमें से कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है? वॉल्यूम डिराइव्ड क्वांटिटी है, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, ओके, और वेलोसिटी भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, और फोर्स भी, और टाइम हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। ऐसे ही आप याद रखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, और एक आपका आता है मोल, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ऑप्शन में दिया रहेगा, लगा के चले आइएगा। ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इन्हें आप याद रखिए। चलिए, परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। कह रहा है कि जब कोई मोशन होता है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का, यहाँ सपोज दैट इलेक्ट्रॉन है, इसका मोशन हो रहा है, तो मोशन में इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, ठीक है, वो किसके द्वारा मिलता है? वो मिलता है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? सबको पता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r², और यही आपका FC यानी सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। ठीक, तो ऑप्शन इसका कौन सा? न्यूक्लियर फोर्स नो, वंडरवाल नो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यस, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोगीज ऑफ ए ट्रेन आर प्रोवाइडेड विद द
बफर्स एक्सप्लेन व्हाट। बफर्स के साथ एक ट्रेन की बोगियां प्रदान की जाती हैं जो व्याख्या करती हैं। बोगियां क्या होती हैं? आप देखे होंगे पटरी में बीच में ऐसे स्पेस में बीच में ऐसे रबर टाइप में कुछ होता है और ऐसे ऐसे होता है, देखा है ना रेलवे की पटरियों को। तो किसके लिए होती हैं? वो आपको डिफाइन करने के लिए होती हैं कि जैसे आप जब ट्रेन जाती है तो उसे बहुत ज़्यादा झटका फील ना हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा झटका फील ना हो, जिससे कि वो ट्रेन मतलब ट्रेन में बैठे यात्रियों को बहुत ज़्यादा झटका ना लगे, इसलिए। और ये किस लॉ को डिफ़ाइन करती हैं, ठीक है। तो ये आपको मैं थोड़ा, चलिए, ये लॉ जो डिफ़ाइन करती हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करती हैं बोगीज जो होती हैं, और इनको किस लिए रखा जाता है? ताकि प्रेशर ज़्यादा क्रिएट ना हो, झटका ज़्यादा ना लगे। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये हमारा 35 है, वो 36 था, रिवर्स हो गया क्वेश्चन। वही मैं सोच रहा था इतनी देर से कि क्वेश्चन इधर से उधर हो गया है, 36 के बजाय 35 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि in order to monitor 100% Earth surface, only one polar satellite is required. How many geostationary satellites are required to do the same? यानी कि कह रहा है 100% पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए कितने ध्रुवीय उपग्रह की आवश्यकता होती है? रट्टा वाला क्वेश्चन है, करेक्ट रट लीजिए। 3, ओके, 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आपको चाहिए पूरे अर्थ पर निगरानी करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 पूछ रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन या मात्रक क्या होता है? तो आपको पता है कि अगर मैं फोर्स का फार्मूला लिखूं तो G m1 m2/r²। आपसे पूछा है जी की वैल्यू, तो जी इज इक्वल टू हो जाएगा, फोर्स का होता है न्यूटन, अपॉन में किग्रा स्क्वायर हो जाएगा है, और ये यहाँ पे मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की चलते हैं। 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू, 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है कितने मिनट के बराबर पूछ रहा है, या सॉरी मीटर के बराबर। तो आप इसको बताइए कितने मीटर के बराबर होता है? तो ये परफेक्ट क्वेश्चन है, इसको भी रटे रहिए। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ओके, चलिए, व्हाट इज़ द करेक्ट फार्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी, ठीक है। आर क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पी क्या होता है? मोमेंटम, यानी मोमेंटम ऑफ मोमेंट इज कॉल्ड एंगुलर, मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो आर क्रॉस पी आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्वेश्चन अपना। जब ग्रह सूर्य के करीब आता है तो एक अंडाकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर ग्रह के चक्कर लगाता है, उसका कोणीय वेग हो जाता है, यानी कि द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट डैश व्हेन द प्लैनेट कम्स क्लोजर टू द सन। कह रहा है अब इसको मैं आपको समझा ही देता हूँ। कह रहा है यहाँ पे आपका सन है, ओके, यहाँ पे आपका कोई प्लैनेट था, सपोज r1 डिस्टेंस पे पहले था, ठीक है। अब यही प्लैनेट आपका r2 डिस्टेंस पे आ गया है और नज़दीक आ गया है, तो कह रहा है एंगुलर मोमेंटम पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, इसके लिए अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन लिखने चाहूँ तो L इज़ इक्वल टू, आपको पता है आई ओमेगा होता है, आई ओमेगा। यहाँ पे आई क्या होगा? m r1² ओमेगा, ये हो गया L, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं L1 L2 इसके लिए लिखना चाहूँ, दूसरे के लिए जब क्लोज आ जाता है तो ये हो जाएगा m r1, सपोज दैट r2² ओमेगा, ठीक है। ये ओमेगा 1, ये ओमेगा 2। अब मैं फर्स्ट से अगर सेकंड को डिवाइड कर दूं तो हमारा हो जाएगा L1/L2 इज इक्वल टू m से m कैंसिल, और क्या कहते हैं, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ओमेगा क्या कहते हैं सेम ही रहेगा, ओमेगा नहीं नहीं, ओमेगा से कैंसिल है, तो ये हो जाएगा r1²/। अच्छा, इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ यार, बहुत सिंपल तरीके से। देखो, पहले यहाँ पे हमारा सन था, यहाँ पे हमारा प्लेनेट था, डिस्टेंस था r1, फिर सन यहाँ है, प्लेनेट थोड़ा करीब आ गया और डिस्टेंस कितना हो गया? r2। कहने का मतलब डिस्टेंस कम हो गया, ठीक है। डिस्टेंस कम हो गया, इसका मतलब r1 कम हो गया, r2 कम हो गया r1 से, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है mr², इसका कम हो जाएगा और इसका क्या कहते हैं ज़्यादा। अब देखो, L इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है, आई आपका कम हो गया है इस केस में,
तो इस प्रोडक्ट को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए ओमेगा को ज़्यादा होना है, यानी ओमेगा इंक्रीज़ कर जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? मैं फिर से बताता हूँ। सपोज़ दैट आपको लिखा है 6 = 3 × 2। अब मैंने कहा है 3 के बजाय 2 हो गया, तो 6 लाना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई पे 3 करोगे, यानी ये घटा तो दूसरा बढ़ गया। मल्टीप्लिकेशन में यही तो होता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, आर घटा तो ओमेगा बढ़ गया। ऑप्शन आपका वही सही हो जाएगा। तो कहाँ गया आपका क्वेश्चन? तो इंक्रीज़ कर जाएगा, ओमेगा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको 40 क्वेश्चन करवाया है 30 मिनट में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बहुत बेनिफिशियल आपके लिए होगा। जब मैं सारी सीरीज़ आपकी कंप्लीट कर दूंगा फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री की, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इसी टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। इसलिए खूब रिवीजन करिए इनका, 2 से 3 बार 4 बार खूब रिवाइज़ करिए इनको। आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके पेपर में। ओके, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। तैयारी करते रहिए अपना, और ऑल द बेस्ट। ओके, जय हिंद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। ओके, कीप प्रिपेयरिंग।